आदाब, सलाम अर्ज़ हैं। सब्ज़ बाग में तवील अरसे बाद हाज़िर हैं, क्योंकि सब्ज़ बाग देखने में क्या हर्ज है। जी रिज़वान, आज के सब्ज़ बाग के इस एपिसोड में हम क्या बात करने जा रहे हैं? जी बशारत हम काफ़ी टाइम बाद हमने रीजॉइन किया सब्ज़ बाग को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम एक अच्छे नोट पे हमने रीजॉइन नहीं किया है। हमारे सब्ज़ बाग से एक ख़बर जो पिछले दिनों से अब तो नेशनल मीडिया में भी गर्दिश कर रही है, वो ये है कि हसनाबाद का जो इलाका है वहाँ पे एक मेजर पुल है, वो अब कम्प्लीटली कट ऑफ हो गया है शिशपर ग्लेशियर के फट जाने से। तो आपने देखा होगा इनिशियली इंतहाई पेनफुल इमेजेस हमें नज़र आई। एक तो पुल का खुद बह जाना और उसके साथ साथ जो आबादी है, घर हैं लोगों के, और उसके साथ एक जमात खाना और दीगर जो कंस्ट्रक्शंस ला थी वो सब नाले में दरिया बुर्द हो गई। बिल्कुल, मतलब इट्स अनफॉर्च्यूनेट कि हम एक सैड नोट पे सब्ज़ बाग के में दोबारा अपने एपिसोड्स का आगाज़ कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख़्याल से ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट इश्यू है जिस पे हमें बात करनी है। तो बेसिकली क्लाइमेट चेंज और फिर ग्लोव और फिर नेचुरल दीगर डिज़ास्टर्स, ये तो अभी हम सिर्फ ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट की बात कर रहे हैं। इसके अलावा भी जो दीगर कुदरती आफ़ात हमारे साइड पे हैं, इन सब पे मेरे ख़्याल से बात करने की अशद ज़रूरत है। लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि ये जो ग्लोव्स है स्पेशली, जो ग्लेशियर्स हमारे पास हैं, जिनको एक तरह से नियमत के तौर पे भी देखा जाता है, और पानी का रिसोर्स जो मेन सोर्सेज है या जो सब उस तरह से। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो पिछले कई सालों से ये एक आफत और एक जहमत का बायस भी बने हुए हैं, और शिशपर ग्लेशियर सिर्फ एक वाक़या नहीं है। मैं तो अभी रिसेंटली एक डॉक्यूमेंट्री पे भी काम करके आ चुका हूँ, जो कि आपने तो देखी ही होगी, और दीगर हमारे सुनने और देखने वाले नाज़रीन ने देखी होगी। तो दरकुद से लेकर बदस्वात, बल्तिस्तान का इलाका, नगर का इलाका, जहाँ-जहाँ पे भी ये ग्लेशियर्स हैं, और फिर इन ग्लेशियर्स के नीचे वादियों में, गाँव में जो आबादियाँ हैं, वो एक रिस्क में हैं इस वक़्त, क्योंकि किसी भी वक़्त कहीं भी इन ग्लेशियर्स से जो बनने वाली ब्लॉफ्स हैं, जो लेक्स हैं, उनके फट जाने से फिर जिस तरह का सैलाब हम देख चुके हैं इन इलाकों में आ रहा है, और फिर उनके इम्पैक्ट्स ना सिर्फ ये कि इन सैलाबों के आने के वक्त के जो नुकसानात हैं, हमें तो ज़्यादातर वही नज़र आते हैं, लेकिन अगर आपने वो डॉक्यूमेंट्री देखी है, तो उसके फिर लॉन्ग टर्म्स, उसके 10 साल बाद, उसके 5 साल बाद लोगों के ऊपर जो मेंटल हेल्थ इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज और दीगर उनकी जो सफरिंग्स हैं, अभी तक बहुत सारे लोग टेंटों में रह रहे हैं, जो हैं वो शेल्टर्स में रह रहे हैं, और फिर वो इको एंजाइटी, इको ग्रीफ जैसी जो टर्मिनोलॉजीज जो कि हम सब के लिए नई हैं, ये क्लाइमेट चेंज और सबके बाद ही सामने आ रही हैं। तो ये इस तरह के बहुत बड़े मसाइल हैं जिनके ऊपर बात करना और अपने आप को अवेयर करना, और फिर उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई ठोस इकदाम करना मेरे ख्याल से ज़रूरी है। तो ये शिशपर ग्लेशियर के बारे में आप थोड़ा सा बताएं, आप मुंजा के रेजिडेंट हैं, इसकी क्या कहानी है? ये कोई नई बात तो मुझे नहीं लग रही। बिल्कुल भी नहीं है। शिश पर से जो पानी का बहाव है, ये यू नो द फैक्ट दैट कि हसनाबाद के अंदर बिजली घर जो बिश्तर हुंजा को अगर बिजली प्रोवाइड करती है, तो वो वहीं पे कंस्ट्रक्टेड है। तो इसकी वजह इसी से आपको अंदाज़ा होगा कि ये कोई कल की बात नहीं है। पानी का जो मामला है वहाँ से, और ये फर्स्ट टाइम नहीं है, पहले भी कई दफ़ा इस तरह से फ्लडिंग यहाँ से होती रही है। लेकिन अब जो हुआ है इसमें, और पहले जितने भी इंसिडेंट्स हुई हैं फ्लडिंग की, उसमें फ़र्क ये है कि वी फेल्ट कि वी वर बेटर प्रिपेयर्ड दिस टाइम, क्योंकि एनजीओज भी इस मामले में काम कर रहे थे। द वेरी टर्म क्लॉफ जो है वो अब हम सब के ज़ुबान ज़्यादा आम है। ये एक एनजीओ के वहाँ पे काम के बाद हमें नज़र आया है। यकीनन इसका साइंटिफिक और रिसर्च बेस्ड इसका अपना एक वो होगा। लेकिन इसके साथ साथ फिर दीगर जो फिर एनजीओ के अलावा फिर जियो जो गवर्नमेंटल मशीनरी है, वो भी हमें नज़र आई थी, और लोग जो है वो हेलीकॉप्टर्स में विजिट्स कर रहे थे, देख रहे थे। ये पिछले 2-3 सालों से इसके ऊपर इस फ्लडिंग के हवाले से 2-3 सालों से ज़्यादा
काम किया जा रहा था, बात की जा रही थी एटलीस्ट कि इस तरह से कुछ होने जा रहा है। लेकिन हैविंग सेड दैट इस हद तक बात चली जाएगी, इसका लोगों को बिल्कुल भी ख्याल नहीं था, क्योंकि वहाँ पे वॉल्स बनाए गए थे और आपने देखा होगा बिल्कुल उसी फ्लड के बिल्कुल एज पे ही जहाँ पुल है उसके साथ साथ एक गेस्ट हाउस भी है मेरे ख्याल में, और ये एंट्री पॉइंट है टुवर्ड्स अलीबाद का। तो यहाँ पे पुलिस चौकी होती थी और इस पुल के साथ दोनों तरफ में जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकियाँ होती थी। और इससे ये लगता था कि शायद वी आर अवेयर और अर्ली वार्निंग्स और ये जो सारी इस तरह की चीज़ें हैं ये होंगी। तो ये अवलन अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं कहूँ कि ये एक ग्लोबल फिनोमिनन तो है ही है। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का जो मामला है ये एक ग्लोबल फिनोमिनन ज़रूर है, लेकिन लोकल भी अगर आप देखें तो ये जस्ट एक एग्जांपल है। और दुख की बात यह है कि हम हुंजा को जीबी के अंदर इसमें मैं और आप काफ़ी अरसा बात करते रहे हैं। जीबी के अंदर हुंजा को दीगर इलाकों के मुकाबले में बेटर डेवलप्ड एज एन एग्जांपल ऑफ डेवलपमेंट सेक्टर के तौर पे पेश किया जाता रहा है। तो वहाँ पे ये हालात हैं। तो फिर आप दीगर वो इलाके जहाँ पे ना तालीम है, ना खानदगी है और ना एक्सेस है, इतना अच्छा एक्सेस है इन कंपैरिजन टू रेस्ट ऑफ द रीजन, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मैं तो डरा हुआ हूँ और कुछ भी नहीं इसके अलावा। बिल्कुल डरावनी सिचुएशन तो ये है ही। और मुझे तो इस प्रिपेयर्डनेस जिसकी आप बात कर रहे हो उस पर भी तो शक हो रहा है, क्योंकि इस इंसिडेंट से 2-3 दिन कबल ही हमने बीबीसी की कोई न्यूज़ रिपोर्ट भी देखी कि जी बहुत सारे ग्लेशियर्स जो है ना उनके तेजी से पिघलने और फिर उनके नतीजे में फ्लडिंग की कोई इस तरह की वार्निंग के तौर पर कोई चीज़ हमारे सामने आई थी। और फिर इतने सारे इदारे हैं, चाहे वो एनजीओज हों, चाहे वो गवर्नमेंट के हों, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो या दीगर इदारे हों, एनडीएमए हो या जो भी इसमें जिनका रेलिवेंट काम है। ग्लोव आई गेस ग्लोव 2 का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है जी। कि इस प्रोजेक्ट में आखिर हो क्या रहा है अगर यही चीज़ें इनसे डील नहीं हो रही हैं तो उसके बावजूद आई मीन जो डिस्ट्रक्शन हमने देखी, जो पुल है उसको बचाया नहीं जा सका, और उसके साथ गांव जो इरोजन की वजह से जिस तरह से मकानात गिर गए हैं, और फिर अब जो इंटरनली डिस्प्लेस्ड जो लोग हैं उनकी जो सूरत हाल है, तो द बिगर पिक्चर इज क्वाइट इट्स अलार्मिंग। ठीक है, ये एक मेन पुल था, बहुत ही स्ट्रेटेजिक। आई मीन और इसके ऊपर कई हमने पॉलिटिशियंस की, लोकल्स की इंटरव्यूज अब भी आ रही हैं हमारे सामने, सुनने में आ रहा है कि जी वो दोनों या तीनों पिलर्स के नीचे पानी का बहाव का तकसीम अगर प्रॉपरली किया जाता तो शायद इस पुल को बचाया जा सकता था। और दीगर इस तरह के कई इल्जामात जो दूसरे इदारों पे भी लगाए जा रहे हैं। तो इस सब को आप कैसे देखते हैं? क्या वाकई में जब हम क्लाइमेट चेंज को एज ए रियलिटी आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये इटसेल्फ एक क्वेश्चन है। अगर कर रहे हैं तो फिर हम क्या कर रहे हैं एज लोकल्स, हम क्या कर रहे हैं फिर एज जो रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशंस या एनजीओज या जो भी हैं वो क्या कर रही हैं? क्योंकि आई मीन अल्टीमेटली तो ये है कि शायद ये सब हमारे बस की बात ही नहीं है। इसमें शायद उन लोकल्स की कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं होगी इन द ग्लोबल वार्मिंग या जो ग्लोबल कार्बन एमिशन या दीगर चीज़ें हैं उसके, तो शायद हम वो गांव तो क्या पूरा मुल्क ही शायद उस तरह से जिम्मेदार नहीं है जिनकी वजह से जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। लेकिन अगर हो रहा है तो फिर उसके लिए क्या रिस्पॉन्स है हमारे पास? क्योंकि हमने ऑलरेडी एग्जांपल्स देखी हैं बदसवाद से लेकर दरकुट और दीगर इलाकों तक। इस सब को आप कैसे देखते हैं? आई थिंक ये सारा मामला क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का जो है ये इसको दो लेवल्स पे देखा जा सकता है। एक जो है वो लोकल कम्युनिटी कह लें, उसको ब्रॉडन करें तो रीजनल या नेशनल लेवल पे देखा जा सकता है कि लोग क्या कर सकते हैं। मेरे और आपके जो है वो एक गाड़ी मतलब दो के बजाय एक गाड़ी इस्तेमाल करें, या एक गाड़ी के बजाय हम चल के जाके दही ले आएँ, और कम से कम हम अपना कार्बन फुटप्रिंट जो है वो कम से कम करें हम्म। और प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करें। हम्म। तो ठीक है, आई थिंक दैट्स मोर ऑफ अ फील गुड सॉर्ट ऑफ थिंग टू हम्म। डू। लेकिन इसके साथ साथ अगर कलेक्टिवली पॉपुलेशन वाइज अगर कलेक्टिवली देखा जाए, सब लोग अगर मिलके प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करें और कम से कम फ्यूल का इस्तेमाल करें और इस तरह से बिजली जो है वो कम जलाएं और ये सब चीज़ें करें, ठीक है, साउंड्स गुड, क्यों नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरा जो सही मानों में इस तरह के मामला को देख देख के
जो सही मानों में ज़िम्मेदार हैं, वो इदारे हैं, वो गवर्नमेंट हो, वो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, वो चाहे दीगर इस तरह के कम्युनिटी सेक्टर्स हों, बेस्ड जो। बिल्कुल कम्युनिटी बेस्ड भी ऑर्गेनाइजेशंस हों। लेकिन हैविंग सेड दैट, जीबी के अंदर और स्पेसिफिकली हुंजा जो है, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी 30 प्लस टेम्परेचर्स नहीं देखी थी। अब जब हमने सड़कें चौड़ी की हैं और इसके साथ-साथ हर मोहल्ले, हर घर के अंदर हमने कैंप्स और रेस्टोरेंट्स और होटल्स खोले हैं। अब तो ख़ैर बिग मनी की शक्ल में आप देख सकते हैं कि ग्रुप्स आ रही हैं, पूरी-पूरी चेन्स बन रहे हैं। तो इसके साथ-साथ टूरिस्ट्स के साथ-साथ एक तो ज़ाहिर है डायरेक्ट एक आमदनी यकीनन है लोकल्स के लिए कि उससे 4 पैसे वो बना रहे हैं। लेकिन इसके साथ-साथ जो एनवायरमेंटल कॉस्ट है उसका, वो मेरे ख़्याल में हमें इस तरह के हादसात की शक्ल में इन द लॉन्ग रन और ज़्यादा नज़र आएगा। वो चाहे नंबर ऑफ़ गाड़ियाँ बढ़ जाएँ, वो चाहे पानी का बेदरग इस्तेमाल हो, या वो इवन नंबर चाहे ऑफ पीपल। बिल्कुल नंबर ऑफ पीपल इटसेल्फ, और उनकी ज़रूरियात के लिए 24 आवर्स रनिंग वाटर और फिर इलेक्ट्रिसिटी, गर्म पानी और ये सारी चीज़ें अगर आप देखें तो मेरे ख़्याल में दोनों लेवल्स पे, वो चाहे लोकल कम्युनिटी लेवल पे हो या वो चाहे गवर्नमेंटल लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो, ज़िम्मेदारी दोनों तरफ है। लेकिन ज़्यादातर ज़िम्मेदारी मेरे ख़्याल में, अगर आज हसनाबाद का पुल बह गया है, तो मैं अगर टूथपेस्ट कम इस्तेमाल करना शुरू करूँगा तो वो ठीक नहीं होने वाला है। ज़िम्मेदारी जो है वो इदारों के ऊपर है कि वो किस तरह से टैकल करते हैं, किस तरह से रिस्पॉन्स देते हैं, अर्ली वार्निंग्स बताते हैं। और मुझे बहुत दुःख इस बात की है कि मैं वो वीडियोज़ देखने लगा हूँ जिसमें आजकल आने लगी हैं वहाँ से। ये पढ़े लिखे लोग ज़रूर हैं, हुंज़ा के अंदर, इस इलाके के अंदर ये लोग जो हैं वो व्हाइट कॉलर कह लें लोग ज़रूर हैं, लेकिन ये बेसिकली आज भी फार्मर्स हैं। जो कुछ बिल्कुल हमारी है वहाँ पे, हमारी पहचान कह लें, हमारी इस धरती के साथ कनेक्शन, वो थोड़ी सी मिट्टी की ज़मीन ही है। वो भी अगर इस तरह से चीज़ों में चला जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें कहाँ ले जाके बसाया जाएगा। और इसका हमारे पास प्रीवियस एग्जांपल्स भी मौजूद है। ताबाद के जो डिस्प्लेस्ड लोग थे, बिल्कुल वो बिल्कुल। आज भी टेंट्स में रह रहे हैं, कैंप्स में रह रहे हैं कुछ इलाकों में। जिस तरह आपने बताया कि गज़र की तरफ हम्म। के जो लोग हैं, आपकी डॉक्यूमेंट्री के अंदर बहुत खुल के ये चीज़ सामने आ रही है। ये इको ग्रीफ और इको एंग्जाइटी, ये सब तो चलो हम लग्जरीज कह के इनको साइड भी कर सकते हैं कि हम इनको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम्म। अल्टीमेटली जब पे दर पे इस तरह के वाक़यात होंगे, तो फिर एक जनरेशन जो है वो इस तरह की एंग्जाइटी और ग्रीफ में पल के आगे आएगी, तो फिर उसका क्या मुस्तकबिल हो सकता है? बिल्कुल ये एक इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। एक तरफ तो ये कि हमारी जो अपनी लाइफ की चॉइसेस हैं, वो अल्टीमेटली कहीं पे जाके कंट्रीब्यूट करती हैं और उससे कुछ, अगर वो हम चॉइसेस एनवायरनमेंट फ्रेंडली करें तो उससे कोई फ़र्क पड़ भी सकता है, लेकिन दैट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी। शायद वो अभी होने वाली इस तरह की इन हालात को तो एकदम से चेंज नहीं कर सकती, जैसे आपने कहा। दूसरा फिर ये भी एक रियलिटी कि हमने देखा है कि इस सब रेस्क्यू के नाम पे, ग्लोव्स के नाम पे, क्लाइमेट चेंज के नाम पे, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के नाम पे इतनी एजेंसीज, इतने गवर्नमेंट के जो है ना प्रोजेक्ट्स और एनजीओ के प्रोजेक्ट्स हमने देखे हैं। इंतहाई लग्जरियस गाड़ियों में लोग आके फील्ड विजिट्स भी करते हैं इन तमाम इलाकों का, चाहे वो अताबाद हो, बदस्वात हो, वो हसनाबाद हो या दरकुत हो। और उसके बाद भी फिर कुछ नहीं हो पाता। आई I मीन अब देखें कि बहुत सारी कंस्ट्रक्शंस और दीगर चीज़ें, एक तो आई मीन हम ये सवाल भी नहीं पूछ सकते कि जी लोग इस तरह की जगह में आबाद क्यों हैं, या आई मीन उनकी उनकी ज़मीन जायदाद उनका सब कुछ वही है, तो फिर वो कहाँ जाएं। ये इन इटसेल्फ एक सिचुएशन है। दूसरी बात फिर आई मीन अब जब ये सब हो रहा है, और अब तो काफ़ी अरसे से हो रहा है, 2010 के बाद तो ये बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहा है, तो पिछले 12 सालों में इन सब इदारों की क्या कारकर्दगी रही है, गवर्नमेंट किस सतह पर प्रिपेयर्ड है, एनजीओज की क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रही हैं, या सिर्फ पॉलिसीज ड्राफ्ट्स और आई डोंट नो इन इन कागजों की हद तक महदूद हैं, या वाकई में ग्राउंड पे भी कुछ होता है। क्योंकि ग्राउंड पे तो अताबाद का आपने देखा है, दरकुत और दीगर बदसवात वगैरह का तो मैं खुद अब बहुत डिटेल से देख के आया हूँ, और अब रिसेंटली हमारे सामने हसनाबाद भी है। तो आखिर होने क्या जा रहा है। और फिर गरीब लोग, जो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग भी हैं, जो सब वाइट कॉलर शायद नहीं हैं, जो इन गाँव में रहते हैं, और जो रिपोर्ट्स हमने देखी हैं मुतासरीन की, तो अब क्या होगा इनके साथ, और मुस्तकबिल आपको इस तनाजुर में किस तरह का नजर आ रहा है?
मेरे ख्याल में ये मसला इतना गंभीर है कि हम डायरेक्टली, वो चाहे गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंटल इदारे हों या कम्युनिटी बेस्ड इदारे हों, इनसे डायरेक्टली और इमीडिएट किसी किस्म की रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हम्म। तो ये एक अवेयरनेस, एजुकेशन और उसके साथ साथ फिर इन द लॉन्ग रन आप सेफ्टी और सिक्योरिटी के मामलात, इन सब को एक होलिस्टिक शक्ल में देखें तो इट इज़ डेफिनेटली ए टाइम टेकिंग प्रोसेस। और ये इदारे जितने भी हैं, ये यकीनन अपने तई कुछ ना कुछ कर ही रहे होंगे। और फिर वार्निंग्स की जहाँ तक बात है, अर्ली वार्निंग्स की जहाँ तक बात है, मतलब अल्लाह का शुक्र है कि इसमें जानों की ज़िया नहीं हो रही है। हम्म। अताबाद के मामले में आपने देखा था, इस बात के बावजूद कि एक एनजीओ ने, एक कम्युनिटी बेस्ड एनजीओ ने लोगों को इन्फॉर्म किया था कि ये जो ज़मीन है ये ख़तरनाक है और ये धंसती जा रही है, लेकिन लोग फिर भी अपना ज़ाहिर घर माल ये बिल्कुल। सब छोड़ के जा नहीं पाते हैं। तो हम, हमारी कनेक्शन, जैसे मैंने उसमें भी, पिछले उसमें भी कहा, कमेंट में भी कहा कि हमारी कनेक्शन यही इसी धरती के साथ ऐसे ही है। तो हम्म। मेरे ख्याल में राइट अवे या इमीडिएटली कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। अलबत्ता दुख की बात यह है कि वो चाहे सियासतदान हो, या वो चाहे एनजीओ के बड़े हों, या वो चाहे स्टेट बेस्ड कंस्ट्रक्शन कंपनीज के बड़े हों, वो 8-8 10-10 गाड़ियों में आके वहाँ पे तस्वीरें खिंचवा के और लिटरली सब्ज बागों में बैठ के हम्म। ड्राई फ्रूट्स खा के और मिनरल वाटर पी के हम इमरजेंसी एफर्ट्स करने आए हैं, कहना ये इंतहाई दुख की बात है। ये ना करें तो बेहतर होगा। अगर आप वाक़यतन इस इलाके के लोगों के साथ और आप सिम्पथाइज़ करना चाहते हैं, तो आप कोशिश करें कि कम से कम इस तरह के ह्यूमैन तरीके इंसिडेंट से एटलीस्ट हो। बिल्कुल ह्यूमन हो, और आप अपनी सिंपैथी जो है वो मज़ीद बेहतर तरीके से दिखाने की कोशिश करें। और फ्यूचर के लिए भी ये है कि अवलन तो इस तरह की वाक़यात, हादसात की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि क्या वाक़ई जो है वो वहाँ पे फ्लड के डायरेक्शन को अगर आप रीडायरेक्ट करते किसी तौर, तो शायद पुल बचाया जा सकता था। लेकिन उसके उसके साथ साथ फिर ये है कि इस हादसे के होने के बाद से अब तक ये जो दोनों इलाके हैं, हसनाबाद और अलीबाद, ये बिल्कुल आपस में मुक़त्ता हुए हुए हैं। एक बिल्कुल। और तशवीश की बात यह है कि आपका टू मच फोकस ऑन KKH, जबकि आप नगर के थ्रू भी आप रास्ता बना लेते हैं, तो ये सारा प्रेशर उस तरफ जा सकता था, गया भी। लेकिन उसके साथ साथ आपने देखा कि फ़ौरन ही एक हादसा हो गया। एक बड़ा कोस्टर जो है वो कोच इनफैक्ट मेरे ख्याल में हादसे का शिकार हो गया, और उसमें हम्म। 10 से 15 जो है वो टूरिस्ट ज़ख्मी हो गए। अल्लाह का शुक्र है वहाँ पे भी फिर कोई जानी नुकसान नहीं हुई। लेकिन कहने का मतलब ये है कि हुंजा वर्सेस नगर के तौर पे इसको शो करने की कोशिश की गई कि नहीं, बिल्कुल एक यू अजीब नो, व गरीब रिस्पॉन्स हमारे सामने आया इवन लोकल एग्जैक्टली इंतजामिया की तरफ से विच वाज क्वाइट सरप्राइजिंग। एग्जैक्टली मेरे ख्याल में अगर कोई हादसा हुंजा में होता है तो उसका यकीनन उतना ही इम्पैक्ट नगर पर भी होता है, एंड इट्स वाइस वर्सा। तो मेरे ख्याल में इस तरह के मामलात में हमारी कम्युनिटीज़ को आपस में मिलजुल के इस तरह के मामलात पे आवाज़ उठानी चाहिए, और जिस हद तक हो सकता है के कैच ही के तर्ज पे उस तरफ से भी रास्ता बनना चाहिए, नगर की तरफ से भी, ताकि जो कम्युनिटीज़ दोनों तरफ रहती हैं वो एक दूसरे से कट ऑफ ना हो। और बस यही चंद एक गुजारिशात हैं कि अकाउंटेबिलिटी किसी तौर हो, बिल्कुल। और कोशिश की जाए कि कम से कम खर्च में जो है वो एटलीस्ट इनकी कनेक्टिविटी जो है वापस बहाल की जाए, और जितनी जल्दी हो सके इस पुल को रिकंस्ट्रक्ट किया जाए। यहाँ पे अगर मौजू नहीं है तो आप फर्दर डाउन जाके या और किसी इलाके में, जिस तरह से भी हो सकता है, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग और स्टडी के साथ अगर की जाए तो इस तरह के हादसा को फ्यूचर में होने से रोका जा सकता है मेरे ख्याल बिल्कुल ये मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है। एक तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। आई मीन कि क्यों इस तरह से ये सब, क्या ये हमेशा इसी तरह से होता रहेगा कि जी हम हादसे के बाद एक और हादसे का इंतजार करेंगे, फिर एक और हादसे का, और इनको होने देंगे, और इनमें फिर जो भी रेलिवेंट अथॉरिटीज़ या एनजीओज या जो भी इदारे हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी की उन्होंने क्या किया, क्या कमियां रही, क्या बेशियां थी इसमें, कमी बेशियां, और क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस थी, वो भी सामने आने चाहिए। प्लस आई डोंट नो, मुझे तो इसमें बहुत ही कोई एक एक ब्राइट फ्यूचर नजर नहीं आ रहा, क्योंकि आई डोंट नो कब हम अपने करिकुलम और उस लोकल थॉट, लोकल डिस्कोर्स में क्लाइमेट चेंज को हिस्सा बनाएंगे। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, स्पेशली जब हमारा सारा फोकस टूरिज्म और अब तो हाईवेज दूसरी तरफ भी बनना शुरू हो गई हैं, और इस तरह की एक सिचुएशन में
तो क्या वाक़ई में हम इसको सीरियसली लेंगे? क्या वाक़ई में कम्युनिटीज़ खुद जो इससे इफ़ेक्ट हो रही है, वो इसको सीरियसली लेती हैं? क्या इसको एज़ अ रिस्क या इसको एक खतरे के तौर पर वो देखते हैं और फिर वो कैसे इन सब से निमटने के लिए तैयार रहते हैं? और फिर जब इस तरह के वाक़यात होते हैं, तो उसके बाद फिर जो मुतासरीन हैं उनके लिए क्या किया जाता है? ये बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि वो लोग हैं जो ऑन द लॉन्गर रन सफ़र कर रहे हैं। बदसवात के मुतासरीन आज तक सफ़र कर रहे हैं, अताबाद के मुतासरीन आज तक सफ़र कर रहे हैं, दरकुत के मुतासरीन आज तक सफ़र कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो और इन तमाम रेलिवेंट इदारों से पूछा जाना चाहिए कि भई इतने सालों में आपने इन मुतासरीन के लिए क्या किया? इनके हालात ज़िंदगी किस तरह बेहतर करने की कोशिश की? बेहतर तो शायद कहीं पे भी नहीं हुए, अताबाद से लेके बदसवात तक, लेकिन एटलीस्ट इनसे पूछा जाना चाहिए कि इस इतने अरसे में काम क्या हुआ? आखिर इसी नोट पे कि हम अपने इस एपिसोड का इख्तिमाम करते हैं आज कि ये एक रियलिटी है, क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है। इसके हवाले से अवेयरनेस की ज़रूरत है और फिर जो ज़िम्मेदार इदारे हैं, उनको मेरे ख़्याल से सबसे ज़्यादा अपने अकाउंटेबिलिटी और फिर अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनको निभाने की ज़रूरत है। और फिर इस पे एक डिस्कशन, डिबेट और डायलॉग जो है ना, जिसमें कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके और कम्युनिटी एज़ अ स्टेक होल्डर शामिल करके तमाम फैसले और पॉलिसीज़ बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।